जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन और विकास जो है इसको हम शुरू करेंगे। नवीकरणीय योग्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी आप पुनरुत्पत्ति कर सकते हो और इनकी प्रॉपर तरीके से मात्रा वगैरह सब निर्धारित की जा चुकी है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको हम क्या करना है, हमें डाउन करना है ना। और हमें पर्यावरण को भी क्या करना है, पर्यावरण को भी जो है क्षति नहीं पहुंचानी, भी भूमि को उपयोग करना है। तो वहां पे आसपास जो चीजें है ना, वहां पे जैसे जलवायु कैसा है, पुरानी मृदा होती है और इसमें आपको जो है कंकड़ ज्यादा मिलते हैं, मोटे मोटे कंकड़ जो होते हैं ज्यादा मिलते हैं और ये थोड़ी कम उर्वरकता वाली होती है। परत को, जो कि सबसे उपजाऊ परत होती है, जहां पर ह्यूमस होता है, उसको उड़ा ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में माइंड मैप की। तो सर आज आप क्या करवाने वाले हो, तो आज हम क्या करवाएंगे भाई, आज हम एक बहुत ही प्यारी सी चीज जो शुरू करने वाले हैं। आपका भूगोल का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन और विकास जो है इसको हम शुरू करेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा अध्याय है। इस वक्त में करवाने की कोशिश करूंगा और सारा जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर जो है हम माइंड मैप की फॉर्म में जो है पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ ना। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं भाई संसाधन का मतलब क्या होता है। सर क्या मतलब होता है संसाधन का। तो संसाधन का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, जो हमारे नेचर में है और जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। सारी जो चीजें हैं, जैसे आप फोन पकड़े हो, इंटरनेट है ना, मेरे सामने जो है स्क्रीन है, सामने कैमरा है, ये सब क्या है, संसाधन ही तो है। ये हमारी कहीं ना कहीं जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ये संसाधन की जो परिभाषा है अधूरी है जब तक इसमें तीन चीजें हम ना जोड़ दें। कौन कौन सी चीजें सर, एक तो प्रौद्योगिकी, एक तो भाई प्रौद्योगिकी मतलब जिस संसाधन को इस्तेमाल कर रहे हो उसको इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए आपके पास। मतलब कोई भी संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी जो है जब तक नहीं होगी तब तक वो संसाधन बेकार है। दूसरी चीज क्या है भाई, आर्थिक रूप से संभव हो। मतलब यह है कि अगर वो संसाधन का इस्तेमाल कर भी रहे हो तो वो फायदा दे आपको आर्थिक रूप से। ऐसा नहीं है कि आप पैसा बहुत ज्यादा लगा दो फायदा उससे मिले ना। वो आर्थिक रूप से जब फायदा नहीं देगी तो उसको आप संसाधन नहीं बोल सकते। और तीसरी और सबसे जरूरी, सांस्कृतिक रूप से लोग उसको अपना ले। मतलब लोग जो है उसको कल्चरली एक्सेप्ट करें। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बम बना दोगे उसको संसाधन बोलोगे, क्योंकि उसका हमारा समाज जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको नहीं अपनाएगा। ऐसी जो चीज हमारा समाज भी मानता हो कि ये चीज संसाधन है, उसी को आप जो है संसाधन बोल सकते हो। ठीक है ना। तो भाई संसाधन की ये परिभाषा है और इसमें आपको तीन चीजें जो है जोड़ देनी है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने क्या किया, हमने जो है संसाधन को अलग अलग भागों में बांट लिया, अलग अलग आधार पर बांट लिया। जैसे हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बात करें, मतलब किसी भी संसाधन की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके दो आधार हैं। एक तो भाई जैव संसाधन और अजैव। जैव में जान होती है, अजैव में जो है जान नहीं होती। तो आप जो भी चीजें देख रहे हो आसपास, ये सब क्या है, ये सब अजैव है, इनमें जान नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मैं क्या हूं, मैं भी एक मानव संसाधन हूं, लेकिन मैं क्या हूं, किस तरीके का संसाधन हूं मैं, तो मैं जैव संसाधन हूं। मतलब मेरे अंदर जान है, तो जिनमें जान होती है वो जैव संसाधन होते हैं, जिनमें जान नहीं होती वो अजैव संसाधन होते हैं। अच्छा, दूसरे संसाधन है समाप्यता के आधार पर, है ना। समाप्यता के आधार पर की हम बात करें तो बेटा इसमें आते हैं दो तरीके के संसाधन। एक तो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, एक होते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। अनवीकरणीय योग्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी आप पुनरुत्पत्ति नहीं कर सकते, है ना, जिनको बनने में बहुत समय लगा है और एक बारी वो खत्म हो गए तो फिर आप जो है उनकी पुनरुत्पत्ति नहीं कर सकते, उनको बनने में बहुत समय लगा है, तो उसको हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिनका नवीकरण हो पाना बिल्कुल नामुमकिन है। जैसे हम बात करें कोल की, पेट्रोल की, गैस की, ये सब क्या है, अनवीकरणीय है। नवीकरणीय योग्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी आप पुनरुत्पत्ति कर सकते हो, है ना, जिनको आप डेली जो इस्तेमाल करोगे और जो कभी खत्म नहीं होंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब जो है आप देखोगे ये हमारे नवीकरणीय योग्य संसाधन है जो कभी नहीं जाएंगे। आप जो है प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं को इस्तेमाल कर जो है इनको जो आप अलग अलग भौतिक रूप से इनको जो है क्या कर सकते हो, जीवित रख सकते हो जिंदगी भर के लिए, है ना। ये कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। चलिए हम तीसरे की हम बात करें स्वामित्व के आधार पर। मतलब कोई भी संसाधन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर जो स्वामित्व है, उस पर जो अधिकार है, उस पर जो मालिकाना हक है वो किसका है। तो आप देखोगे इसमें तीन तरीके की जो है चार तरीके के आ जाते हैं संसाधन। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि भैया किसी की जो निजी संपत्ति है, जैसे आपका घर हो गया, आपकी जमीन हो गई, वो आपके जो है व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन क्या है कि जो संसाधन पूरे के पूरे समुदाय के हैं, जैसे मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, गुरुद्वारे की बात करें, सब जो है सामुदायिक संसाधन है। आपकी अगर सोसाइटी में कोई पार्क बना हुआ है तो आप उस पार्क का इस्तेमाल उस सोसाइटी के लोग ही कर सकते हैं, तो वो सामुदायिक संसाधन है ना। जैसे कब्रिस्तान की हम बात करें, शमशान घाट की हम बात करें, ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, सामुदायिक संसाधन है। चलिए तीसरे की बात करें हम, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कौन होते हैं बेटा, राष्ट्रीय संसाधन की बेटा हम बात करें ऐसे संसाधन जो पूरे राष्ट्र के होते हैं, सरकार के होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल की हम बात करें, मतलब वहां पर कोई भी जा सकता है, पूरे राष्ट्र, मतलब आपने टैक्स का पैसा भरा है और उस टैक्स के पैसे से जो है वो जो पूरी संपत्ति है वो खरीदी गई है ना, तो वहां पर सभी लोग जा सकते हैं। पब्लिक पार्क हो गए, हमारे सरकारी बसें हो गई, मेट्रो हो गई, ये सब क्या है, रेलवे हो गया, ये सब हमारे जो है राष्ट्रीय संसाधन है। अच्छा, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन पर जो है अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं उनका उन पर जो है मालिकाना हक होता है। मतलब किसी भी देश का जो है मालिकाना हक नहीं होता, या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारे देशों का मालिकाना हक होता है।
क्या आप उन संसाधन का इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब आपको परमिशन मिल जाए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से। जैसे हम बात करें कोई भी ऐसा संसाधन जो 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, सर नॉटिकल माइल क्या होता है? समुद्र में जब हम चलते हैं तो समुद्र को हम नॉटिकल माइल से नापते हैं ना, एक यूनिट है नापने की। तो 200 नॉटिकल माइल के बाद आप देखोगे, है ना, आप देखोगे कि जो भी संसाधन है वो सब किसके हाथ में आएंगे? वो सब जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के हाथ में आएंगे। क्लियर हुआ? 200 नॉटिकल माइल के बाद क्लियर हुआ? अच्छा, अब बात कर लेते हैं विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर हम जो है अलग अलग संसाधन है हमारे, 4 तरीके के संसाधन है। एक है हमारे जो भी संसाधन है वो सब किसके हाथ में आएंगे? वो सब जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के हाथ में आएंगे। क्लियर हुआ? 200 नॉटिकल माइल के बाद क्लियर हुआ? अच्छा, अब बात कर लेते हैं विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर हम जो है अलग अलग संसाधन है हमारे, 4 तरीके के संसाधन है। एक है हमारे संभावित संसाधन। संभावित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास उपयुक्त रूप से टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन हम उसको जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उस लेवल पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे हम बात करें हमारा जो राजस्थान है, यहां पर हम जो है सौर ऊर्जा, है ना, जैसे गुजरात की हम बात करें वहां पर आप देखोगे पवन ऊर्जा बहुत ही अच्छी लेवल पे, अच्छी मात्रा में जो है उपलब्ध है, लेकिन हम उसका जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मतलब आप देखोगे वर्तमान में उसका उपयोग उतने बड़े स्केल पर नहीं किया जा रहा। दूसरे संसाधन की हम बात करें, विकसित संसाधन। सर विकसित संसाधन वो संसाधन है इनका उपयोग हमें पता है कैसे करना है, जिनकी गुणवत्ता हमें पता लग चुकी है और उसको हम पूरी पोटेंशियल से जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, उनका सर्वेक्षण हो चुका है, उनको कितना इस्तेमाल किया जाना है ना, किस स्तर पर इस्तेमाल किया जाना है, वो सब हमारे पास है। जैसे हम पेट्रोल की बात करें, कोल की बात करें, ये सब जो संसाधन है ये कैसे संसाधन है? ये विकसित संसाधन है और इनकी प्रॉपर तरीके से मात्रा वगैरह सब निर्धारित की जा चुकी है। ठीक है, पूरी तरह से जो है विकसित हो चुके हैं। चलिए अब भंडार की हम बात करें तो देखो कुछ संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो संसाधन के लिए हमारे पास अभी उपयुक्त टेक्नोलॉजी या फिर प्रौद्योगिकी जो है नहीं है ना। जैसे हम बात करें थोड़े दिन पहले आप देखोगे हाइड्रोजन फ्यूल जो है, अब तो खैर हाइड्रोजन फ्यूल आ गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संसाधन है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त रूप से हमारे पास टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी है नहीं उसके लिए, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, है ना। टेक्नोलॉजिकल जो है एडवांसमेंट अभी हमारे पास नहीं आया है। अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी आ जाएगी, जैसे अभी हम बात करें हाइड्रोजन कार की, तो हाइड्रोजन कार जो है अभी जस्ट नई नई बनी है। अभी आप देखोगे बहुत महंगी महंगी कारें आ रही हैं, बहुत महंगी महंगी उसकी बसें वगैरह आती हैं, तो हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है, लेकिन मे भी भविष्य में हम उसको इस्तेमाल करें, भविष्य में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो सस्ती हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया संसाधन तब तक संसाधन नहीं होते जब तक वो आर्थिक रूप से संभव ना हो। तो कोई भी ऐसा संसाधन जो बहुत ज्यादा महंगा है ना, बहुत ज्यादा महंगा है, तो उसको भी आप संसाधन नहीं बोल सकते। क्लियर हुआ ना? तो मे बी ये जो भंडार है, भंडार ऐसे संसाधन होते हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी जो है अभी है नहीं हमारे पास। ठीक है, उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है हमारे पास। ठीक है, संचित कोष की हम बात करें तो संचित कोष एक तरीके का भंडार का हिस्सा होता है, लेकिन संचित कोष में डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद तो है, लेकिन वो हमने भविष्य के लिए रखी हुई है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए रखी हुई है, हम उसको जो है अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उसको हम बोल देते हैं संचित कोष। टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जैसे हम बात करें पानी से हम बिजली बनाते हैं, है ना, तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन हम उसको फुल पोटेंशियल से यूज नहीं कर रहे, हमने अपने भविष्य के लिए जो है उसको छोड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं संचित कोष। ठीक है, तो ये हमारे हो गए संसाधनों के प्रकार। अब क्या हुआ भाई, हमने जो है, जब इंसानों की एक आदत होती है, जब उन्हें कोई चीज मिल जाती है ना तो उसकी अति मचा देते हैं। तो हुआ ये कि भैया हमने जो है संसाधनों को जो है अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या, इसके जो है बुरे प्रभाव दिखे। हमने सबसे पहले तो अपने पर्यावरण को बहुत ज्यादा दूषित करना शुरू कर दिया, जो आपको भी दिखता होगा, है ना। तो आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग, हमारा जो पूरा पृथ्वी जो है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ना बहुत बेकार बात है। इससे क्या होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो आप देखोगे जितने भी हमारे तटीय क्षेत्र हैं जो सब डूब जाएंगे धीरे धीरे, है ना। परितंत्र पर खतरा, जो हमारे इकोसिस्टम जो है ना, इकोसिस्टम क्या होता है, परितंत्र क्या होता है भाई, ये जो इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे वगैरह सब आप देखते हो एक परितंत्र को जन्म देते हैं। इससे कि पूरे के पूरे परितंत्र को जो है खतरा होता है, समझे आप देखोगे ना कितना पॉल्यूशन हो गया, पेड़ वेड़ काट दिया हमने, जंगल खत्म हो गया, जंगल खत्म होंगे जानवर खत्म हो जाएंगे, जानवर ही नहीं रहेंगे ना जंगल रहेंगे तो इंसान कैसे रहेंगे फिर। तो पूरे के पूरे परितंत्र को खतरा है भाई, है ना। ओजोन लेयर में सुधार, तो होता क्या भाई, आपको पता होगा हमारा जो पूरा जो एटमॉस्फेयर है जो है, इसमें अलग अलग क्या होती है, लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं। उसमें आप देखोगे कि हमारी एक लेयर होती है जिसमें जो है ओजोन लेयर जो है पाई जाती है। ओजोन लेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर बेसिकली एक ऐसी लेयर होती है जो हमको बचाती है किससे भाई, जो सूर्य की किरणें आती है, यूवी रेज जो आती है उससे हमें बचाती है ना। अब उसमें क्या हो चुके हैं, उसमें सुराग हो चुके हैं। इससे होता क्या सर, उससे होता यह है कि जो भी सूर्य की किरणें आएंगी जो बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा आपके शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, उनमें यूवी रेडिएशन होती है भाई, तो इससे क्या होता है, इससे स्किन कैंसर वगैरह बीमार होने का खतरा रहता है। तो ये चीजें हुई, है ना। और संसाधन जो है कुछ ही सीमित लोगों के हाथ में है, मतलब बहुत अमीर जो लोग हैं उनके हाथ में संसाधन है, और गरीब जो लोग हैं जो कि मैक्सिमम है, मतलब 90% ऐसे लोग हैं इनके पास कोई भी संसाधन नहीं है। सारे जो संसाधन है वो कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। अच्छा, अब इसका सीमित लोगों के हाथ में है, मतलब बहुत अमीर जो लोग हैं उनके हाथ में संसाधन है, और गरीब जो लोग हैं जो कि मैक्सिमम है, मतलब 90% ऐसे लोग हैं इनके पास कोई भी संसाधन नहीं है।
सारे जो संसाधन है वो कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन, अब देखो हमने प्रॉब्लम देख ली, अब सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहां पर जो है सतत पोषणीय विकास की बात हुई। सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है कि हम अपना विकास भी करें और अपने पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाएं। है सारे जो हो चुके हैं, इससे होता क्या सर, उससे होता यह है कि जो भी सूर्य की किरणें आएंगी जो बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा आपके शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, उनमें यूवी रेडिएशन होती है भाई, तो उससे क्या होता है, इससे स्किन कैंसर वगैरह बीमार होने का खतरा रहता है। तो ये चीजें हुई है ना। और संसाधन जो है कुछ ही सीमित लोगों के हाथ में है, मतलब बहुत जो कि मैक्सिमम है, मतलब 90% ऐसे लोग हैं इनके पास कोई भी संसाधन नहीं है। सारे जो संसाधन है वो कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन, अब देखो हमने प्रॉब्लम देख ली, अब सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहां पर जो है सतत पोषणीय विकास की बात हुई। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन, अब देखो हमने प्रॉब्लम देख ली, अब सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहां पर जो है सतत पोषणीय विकास की बात हुई। सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है कि हम अपना विकास भी करें और अपने पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाएं, और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम जो है कुछ छोड़ कर जाएं। ऐसा नहीं है कि हम फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए हम कुछ भी छोड़ के ना जाएं, ऐसा नहीं होता। हम जो है इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हैं, है ना, भविष्य में जरूरतों को ना अनदेखा नहीं करते हम इसमें, है ना, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए हम जो है हम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं कि भविष्य में भी कुछ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए हम कुछ छोड़ के ही ना जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हुआ क्या, इसी को सतत पोषणीय विकास को जो है पाने के लिए हमने क्या किया, हमने 1992 में एक रियो डे जेनेरियो करके एक जगह है, ब्राजील में जगह है, आप देखोगे साउथ अमेरिका में जब जाओगे तो मिलेगा आपको। तो रियो डे जेनेरियो करके एक जगह है, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक सम्मेलन होता है ना, वहां पर एक सम्मेलन होता है, और वहां पर जो है एक, है ना, अर्थ समिट हुई थी वहां पर, ना पृथ्वी की समिट हुई थी वहां पर एक, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं, 150 से ज्यादा देशों से जो लोग हैं वो आते हैं, और इसमें जो है एजेंडा 21 की बात की जाती है। एजेंडा 21, अच्छा 21 का नाम क्यों पड़ा, इसको 21 ही नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर 21वीं शताब्दी की बात हो रही है, 21st सेंचुरी की बात हो रही थी। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आप देखोगे पूरे विश्व से जो है नेता लोग आए, है ना, 1992 की बात है, एक तरीके का सम्मेलन हुआ था ये। और आप देखोगे इन्होंने किस पे बात की, इन्होंने जो है सतत पोषणीय विकास पे बात की। इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि हम क्या करेंगे, हम जो है समान हितों पर बात करेंगे, हम परस्पर जो हमारी जरूरतें हैं, है ना, पारस्परिक जरूरतें जो है उन पर हम बात करेंगे। हमारा मेन मुद्दा क्या रहेगा भाई, गरीबी को कम करो, है ना, गरीबी को कम करना है। जो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको भी, मतलब जो हमारे ग्लोब का, हमारे जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम क्या करना है, हमें डाउन करना है हमें, है ना, और हमें पर्यावरण को भी क्या करना है, पर्यावरण को भी जो है क्षति नहीं पहुंचानी है। आप सुनो यहाँ पे क्या बोला है ना, पर्यावरण को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, गरीबी कम करनी है। और आप देखोगे ये सब जो यहाँ पर इन पूरे इस पूरे जो सम्मेलन में जो है बात बोली गई कि भैया हमें जो है क्या करना है, हमें सतत पोषणीय विकास पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब जो यहाँ पर किया जाता है, इसको याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां हुआ था ये भी याद कर लेना, कब हुआ था ये भी याद कर लेना, ठीक है, अर्थ समिट हुई थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। संसाधन नियोजन की हम बात करें, प्लानिंग की बात की जा रही है। जैसा आप देखो कोई भी एग्जाम में आप देते हो तो प्लानिंग वगैरह तो करते हो ना, है ना, एक बात तो प्लानिंग तो करते हो, है ना, बिल्कुल प्लानिंग करते हैं सर, हाँ करते हो ना, तो ऐसे ही। अब संसाधन क्या होता है, संसाधन हर जगह बराबर नहीं है, हर जगह आपको अलग अलग संसाधन देखने को मिलेंगे, कहीं बहुत ज्यादा संसाधन है, कहीं बिल्कुल नहीं है। आप जैसे देखोगे छत्तीसगढ़ झारखंड में जाओगे, है ना, इधर साइड अगर आप जाओगे उड़ीसा में जाओगे तो आपको भरपूर संसाधन मिलेंगे। फिर अगर आप थोड़ा उत्तर भारत में जाओगे, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ पे बिल्कुल भी संसाधन नहीं है। समझ रहे हो ना बोल के आ रहा हूं मैं। तो संसाधन की हमें क्या करनी पड़ती है, नियोजन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर वही बात बोली गई है। तो आप देखोगे कि यहां पर देखो अब होता क्या है कि किस तरीके से संसाधन होता है। तो सबसे पहले तो हमारी तीन चीजें आती हैं संसाधन की जब बात आती है, संसाधन नियोजन की जब बात आती है, तो पहली बात होती है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। भाई टेक्नोलॉजी है या नहीं है। दूसरा है कौशल, मतलब भैया तुम लोगों से काम करवाओगे तो उनको उन संसाधनों का इस्तेमाल भी तो करना आना चाहिए, कौशल तो होना चाहिए। और तीसरी बात है संस्थागत, है ना, संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशन बोलते हैं उसको। अब भाई कोई ना कोई तो बड़ी बड़ी कोई ना कोई कंपनी आएगी, है ना, या फिर सरकारी कंपनी आएगी जो अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएगी, मशीनें वगैरह लगाएगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम संस्थागत बोल देते हैं, है ना। सरकार अप्रूवल देगी तो वो सारी जो चीजें होती हैं वो ये यहां पर आ जाती है। तीन चीज आती हैं। अच्छा, सबसे पहली बात क्या है, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान करके उनकी एक पूरी तालिका बनाते हैं, हम पूरी एक लिस्ट बनाते हैं, हम पहचान करते हैं कि भाई हमारे देश में
कहां कहां जो है क्या है, कहां कहां जो है पूरी लिस्ट दे रखी है ना, कहां कहां जो है संसाधन है उसकी पूरी लिस्ट निकालते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें देखो ऐसा नहीं है कि जहां पर संसाधन है सिर्फ वहीं का विकास हो, संसाधन का नियोजन कुछ इस प्रकार से किया जाए कि पूरे देश का जो है विकास होना चाहिए, पूरे देश का। तो हम क्या करेंगे कि अब जैसे होता क्या, जैसे मान के चलो आप जाओगे कहीं पे पानी की कमी होती है, अब जैसे आप जाओगे अरुणाचल प्रदेश में, जाओगे अरुणाचल प्रदेश में पानी की कमी नहीं, पानी बहुत है प्रचुर मात्रा में, लेकिन दूसरे संसाधन नहीं है। अब कहीं आप जाओगे जैसे राजस्थान में जाओगे, राजस्थान में आपको संसाधन देखने को मिल जाएंगे, कॉपर वगैरह देखने को मिल जाएगी आपको, लेकिन वहां पर पानी की कमी है। तो देख रहे हो ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप देखोगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यहाँ पर जो संसाधन का विभाजन जो है वो एक जैसा नहीं है, बटा हुआ है ना, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ नहीं है। तो हमें इसीलिए जो है नियोजन करना पड़ता है। तो आप देखोगे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी प्रौद्योगिकी, जो भी कौशल और जो भी संस्थाएं है ना, इनको सही तरीके से जो है इस्तेमाल करके हम जो है पूरी प्लानिंग बनाते हैं, ताकि क्या हो, ताकि हम जो है संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच में जो है सही तालमेल बिठा पाए, मतलब देश का जो विकास है ना, और हमारे संसाधन का नियोजन कुछ इस प्रकार से हो, पूरे देश का जो विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विकास भी सिर्फ वहीं पर हो रहा है जहां पर संसाधन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं संसाधन नियोजन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भू संसाधन के बारे में। अब क्योंकि भूमि जो है हमारी वो भी एक संसाधन है भाई, खेती वेती कहाँ होती, खेती वेती घर सड़कें वगैरह सब भूमि पर बनी होती हैं। तो अब भूमि संसाधन की हम बात कर लेते हैं। देखो भूमि संसाधन में तीन जो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण है, पहला है पहाड़, दूसरा है मैदान और तीसरा है पठार। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं बेटा, बहुत कम समय में खत्म करवाना है। पहाड़ की अगर हम बात करें तो आप देखोगे हमारे भारत में 30% जो है पहाड़ी देखने को मिलते हैं आपको। अगर आप पूरे उत्तर भारत में जाओगे है ना, अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो हमारे जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, यहाँ पर आपको पहाड़ वहाड़ देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ ना। कुछ नदियां भी बहती हैं हमारे भारत में, जैसे पहाड़ों से 12 मासी नदियां बहती हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। ठीक है, आप देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी वगैरह जो है ये नीचे लाती है, मैदानी इलाकों में जो है उपजाऊ मिट्टी लाती है ऊपर से। तो ये सारी चीज होगी। दूसरी बात करें मैदानी इलाके, मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो 43% भारत में जो इलाके जो है वो मैदानी इलाके हैं। पठार क्षेत्र की अगर बात करें तो आप दक्षिण भारत में आप आओगे, आप दक्षिण भारत में या फिर आप बोल सकते हो मध्य भारत में आओगे आप, तो आपको जो है 27% जो यहाँ पर पठार देखने को मिलेंगे। और पठारों से मिलता क्या हमें, तो पठारों से हमें भरपूर, क्योंकि पठार वाला जो हिस्सा है वो भारत का दुनिया का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है ना, गोंडवाना पार्ट से अलग हुआ था। तो पठार वाला हिस्सा बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में वहां पर जो संसाधन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे पठार वाले इलाकों में हमें खनिज पदार्थ जो है जाके मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं भू उपयोग के बारे में, कहां कहां भूमि का उपयोग होता है। तो यहाँ पे ये सुन लेना, सबसे पहली बात हम वनों की बात करें, वनों में मतलब भूमि का उपयोग कहां कहां हो रहा है, वनों की हम बात करें। दूसरा हम बात करें कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अच्छा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि की अगर हम बात करें, इसमें दो तरीके की चीजें आती हैं। पहली आती है बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। ऐसी भूमि जो बंजर है ना, जहां पर जो है कुछ हो ही नहीं सकता, वो आएगी इसमें। दूसरी क्या है, गैर कृषि उपयोग के लिए जो है भूमि, जैसे मकान सड़क। अब अच्छा, ऐसी भूमि होगी जहां पर देखो मकान बना हुआ है, सड़क बनी हुई है, तो ये भी तो भूमि है ना। तो ये किस में आएगी, तो ये आएगी कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब जहां पर कृषि हो ही नहीं सकती। एक ऐसी जगह है जहां पर बंजर भूमि है, यहां पर आप कर ही नहीं सकते, वहां पर मिट्टी शायद मिट्टी की उपजाऊपन इतना नहीं होगा कि वहां पर खेती कर पाओ आप। दूसरी ऐसी जगह है जहां पर घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं। तो जहां पर घर मकान सड़क बना हुआ है तो वहां पर आप कैसे खेती कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब तीसरी की हम बात करें, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। अभी पड़ती भूमि के बारे में बात करेंगे हम, पड़ती भूमि के बारे में भी हम बात करेंगे। ये वाली देख लेते हैं पहले। सबसे पहले आती है यहाँ पर स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। तो जैसे हम बात करें, आप देखते हो ना बहुत जगह जो है चारागाह जो होते हैं अपने, है ना, अपने मवेशियों को लेकर निकल जाते हैं, हमने अपने पशुओं को चराते हैं, तो वैसी भूमि आ जाती है इसमें। अच्छा, फिर यहाँ पर होता है, आप देखते हो ना आपके घर के आगे थोड़ा घेर होता है, इसमें पेड़ लगा होता है, गाड़ी की पार्किंग वाली जगह जो होती है, तो ऐसी भूमि इसमें आती है ना। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये ऐसी भूमि होती है, जैसा आपने देखा होगा आपके घर के आगे बहुत बड़ा बगान है, अपने फोटो की गाना गाते हुए वीडियो बनाएं। ना बगीचा है, एक पेड़ लगा हुआ है ना, एक गाड़ी पार्क है, तो ये भूमि, जैसे गांव में आप देखते हो ना घेर वेर होते हैं, तो वो आ जाती है इसमें। तीसरी की हम बात करें, कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसको 5 साल से अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया है ना। समझो यहाँ पे एक ऐसी भूमि भी इसमें आती है
एक ऐसी भूमि भी इसमें आती है, इसको आपने 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए खाली छोड़ दिया है, उसको हम बोलते हैं ये वाली, है ना, कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसको आपने 5 साल से अधिक के लिए खाली छोड़ दिया है। क्लियर हुआ। फिर आती है परतीय भूमि। परतीय भूमि की हम बात करें, होता क्या है बेटा, होता यह है कि कुछ भूमि ऐसी होती है, कुछ भूमि ऐसी होती है कि जिनको आप खाली छोड़ देते हो। क्यों खाली छोड़ देते हो? होता क्या है कि कोई जमीन जो होती है वो अपनी उर्वरकता खो देती है, उसकी उर्वरकता को वापस लाने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को वापस लाने के लिए आप क्या करते हो कि आप किसी जमीन को जो है कुछ कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए जो है खाली छोड़ देते हो। क्लियर हुआ ना। तो इसमें क्या आता है, इसमें वर्तमान परती आती है, एक पुरातन परती आती है। जैसे मान के चलो आपने 1 साल या 1 साल की कम के लिए किसी जमीन को छोड़ा है, उसको हम बोलते हैं वर्तमान परती, है ना। आपने उसको 1 साल से कम के लिए छोड़ा था, उसके बाद खेती करने लगी। एक होती है पुरातन परती, जिसको आपने 1 साल से ज्यादा के लिए और 5 साल से कम के लिए जो है खाली छोड़ दिया, उसको हम बोलेंगे पुरातन परती, है ना। तो कुछ भूमि ऐसी होती है, इनको आप खाली छोड़ देते हो ताकि वो फिर से अपनी उर्वरकता को पाले। जब आप जमीन को खाली छोड़ देते हो तो बहुत समय तक जब होता है ना कि जब आपको जब आप पे ज्यादा लोड आ रहा होता है तो आपको थोड़ा फ्री कर देते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो। वैसे ही जमीन को भी खाली कर दिया जाता है कुछ समय के लिए ताकि वो अपनी उर्वरकता जो है फिर से ले आए। क्लियर हुआ। ये होगी। अब होता है हमारा शुद्ध निवल बोया क्षेत्र। अच्छा, शुद्ध निवल बोया क्षेत्र क्या है कि भैया आपके पास जो भी आपका क्षेत्र है जहां पर आप खेती कर रहे हो, वहां पर साल में कम से कम एक बार अगर खेती हुई है तो वो कहां पर आएगा, वो शुद्ध निवल बोया क्षेत्र में आएगा। याद रखिएगा कि साल में अगर आपने किसी अपने खेत में 3 बार खेती कर ली, फिर भी उसको एक बार ही जो है गिना जाएगा। मतलब आपका जो पूरा जो खेत है जहां पर आप खेती कर रहे हो, वहां पर साल में जो खेती हुई है ना, तो उसको एक बार जो है काउंट किया जाएगा। क्लियर हुआ ना। और हाँ, अगर एक से ज्यादा बार खेती की है तो किसमें आएगा, तो वो सकल बोया क्षेत्र में आएगा। क्लियर हो। ग्रॉस नेट शोन, एक होता है नेट शोन एरिया जिसको हम बोलते हैं शुद्ध बोया क्षेत्र, एक होता है ग्रॉस शोन एरिया जिसको हम बोलते हैं सकल बोया क्षेत्र। शुद्ध बोया क्षेत्र में याद रखना कि भाई भले ही आपने एक खेत में जो है 3 बारी 4 बारी खेती कर ली, लेकिन वो काउंट एक बारी होगी। जो भी आपका टोटल जमीन है जिस पर आप खेती कर रहे हो, वो उसमें जो है आती है शुद्ध बोया क्षेत्र में, कि आपने एक साल में उसमें खेती करी है तो वो गिना जाएगा और वो शुद्ध बोया क्षेत्र में आएगा। 2 बारी खेती की है तो भी एक बारी जो है काउंट किया जाएगा, 3 बारी की है तो भी एक बारी, है ना। 3 बारी काउंट किसमें किया जाएगा, जैसे 3 बारी आपने खेती कर ली तो वो आएगा सकल बोया क्षेत्र में, कि भाई सकल बोया क्षेत्र कितना, 3 बारी आपने खेती की अपने खेत में। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा, ये याद रखना। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बात कर लेते भारत के भू के प्रकार। तो आप देखोगे ना, यहां पर हम बात करें भू उपयोग के प्रकार की हम बात करें तो आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे कारक होते हैं। पहला कारक होता है भौतिक कारक, है ना। अब वहां पे आप देखोगे कि भाई वहां की जलवायु कैसी है, आकृति कैसी है, मृदा का प्रकार कैसा है। अभी भैया तुम्हें खेती करनी है अगर, तो भूमि के प्रकार तो देखोगे। अगर आपको किसी भी भूमि को उपयोग करना है तो वहां पे आसपास जो चीजें हैं, है ना, वहां पे जैसे जलवायु कैसा है, तभी तो आप घर बनाओगे वहां पर जलवायु देख के। भाई पता चले बहुत ज्यादा ठंड है ना, भूमि भू आकृति कैसी है, मृदा के प्रकार क्या है मृदा जो है वहां पे मिट्टी जो है उसके क्या प्रकार है, उसकी हम बात कर लेते हैं, है ना। और दूसरा होता है मानवीय कारक। जैसे कि हम बात करें वहां पे जनसंख्या है ना, जनसंख्या, टेक्नोलॉजी, कौशल, जनसंख्या की हम बात करें, जनसंख्या घनत्व की हम बात करें, वहां पे कितनी जनसंख्या के घनत्व है ना, संस्कृति क्या है वहां पर। तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैटर करती हैं जब आप किसी भी भूमि को उपयोग में लाते हो। एक तो भौतिक कारक है, दूसरे कौन से कारक है, मानवीय कारक, याद रख लेना। ठीक है। आगे हम बात करें। अच्छा, अब क्या हुआ भाई, अब हुआ ये कि भूमि अवक्रमण और संरक्षण के उपाय। अब हुआ क्या, धीरे धीरे हमने क्या करना शुरू कर दिया, भूमि का जो है हमने बहुत ज्यादा दोहन करना शुरू। भाई अब हुआ ये कि भूमि अवक्रमण और संरक्षण के उपाय। अब हुआ क्या, धीरे धीरे हमने क्या करना शुरू कर दिया, भूमि का जो है हमने बहुत ज्यादा दोहन करना शुरू कर दिया। तो भूमि में भी आपको जो है भूमि की जो क्वालिटी है ना, भूमि की जो आप बोल सकते हो उर्वरकता जो है वो भी ग्रेड हो गई, कम हो गई बहुत ज्यादा, है ना। हमने क्या किया, हमने वनों की बहुत कटाई की, अति पशुचारण किया हमने। अति पशुचारण का मतलब क्या होता है कि भैया जब किसी भी खेत में, है ना, बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा जो चरवाए जब चरवाएंगे तो क्या होता है, तो होता यह है कि मिट्टी कमजोर हो जाती है ना। क्योंकि भाई जो पशु जो होते हैं जब खाते हैं तो चम्मच से तो खाते नहीं है वो, है ना, वो मुंह से सीधा उखाड़ते हैं, ठीक है ना। तो जड़ कमजोर हो जाती है, मिट्टी ढीली हो जाती है, क्योंकि जो घास वगैरह जो होती है ना, मिट्टी को बांध के रखती है। क्लियर हुआ। खनन की हम बात करें, खनन से खोखली होती है जमीन, उत्खनन वगैरह ये हो गए। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी वही है, वन लगाओ भाई, है ना, चारागाहों का समुचित प्रबंध करो, है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी जाके चराने लगेगा। कांटेदार झाड़ियां लगाकर क्या करो, रेतीली टीलों पर स्थित बनाओ। अब होता क्या, कांटेदार झाड़ियां जो होती हैं इससे क्या होता है, इससे होता यह है
कि आपकी जो मृदा जो होती है, आपकी मिट्टी जो होती है वो बनी रहती है टस से मस, है ना, क्योंकि ये जड़ों से बांध के रखती है। अगर हम बात करें बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करो, क्लियर हुआ, सिंचाई का समुचित प्रबंधन, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा सिंचाई करोगे, ज्यादा सिंचाई करने से भी जो है मिट्टी खराब हो जाती है, क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें, फसल की सही तरीके से कटाई करो, ये सारी जो चीजें आपको, है ना, वृक्षारोपण करो। आपने देखा होगा सड़क पे जब आप जाते हो तो आपको पेड़ वेड़ लगे मिलते हैं, आप हाईवे पे जाते हो बीच में पेड़ लगे मिलते हैं, तो ये सारे जो है उपाय हैं। मृदा मृदा संसाधन की अगर हम बात करें तो मृदा भी एक संसाधन, मृदा मतलब मिट्टी जो है, मिट्टी भी एक संसाधन है, इसमें आप खेती करते हो, है ना। तो आप देखोगे मिट्टी में, आप देखोगे कई तरह के कारक होते हैं, तापमान, पानी का भाव, मिट्टी आपको हर जगह एक जैसी नहीं मिलेगी, है ना, अलग अलग जहां पर जैसी जलवायु होगी आपको वैसी ही वहां पर जो मिट्टी देखने को मिलेगी, है ना। वहां का तापमान, पानी का भाव, पवन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का भी जो है योगदान होता है किसी भी मिट्टी को बनाने में, ठीक है ना। तो मिट्टी की हम बात करें तो इतनी सारी मिट्टी आपको जो है देखने को मिलती है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, मृतली मृदा, वन मृदा, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। जैसे हम बात करें जलोढ़ मृदा के बारे में, जैसे मैं जलोढ़ मृदा के बारे में बात करूं तो जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी, है ना। इस मिट्टी को अगर हम बात करें इसके समय के अनुसार, आप, है ना, समय के अनुसार इसको दो भागों में बांटा गया है, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ की अगर हम बात करें तो ये मृदा जो होती है पुरानी मृदा होती है, और इसमें आपको जो है कंकड़ ज्यादा मिलते हैं, मोटे मोटे कंकड़ जो होते हैं ज्यादा मिलते हैं, और ये थोड़ी कम उर्वरकता वाली होती है। वहीं मैं नवीन जलोढ़ मृदा की बात करूं, उसको हम खादर भी बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है क्या होती है, बहुत ज्यादा जो है उपजाऊ होती है ना, जहां बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर ये पाई जाती है। अच्छा, याद रखना है इसमें जो है जलोढ़ मृदा में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड वगैरह, चूना वगैरह पाया जाता है। अगर मैं बात करूं काली मृदा के बारे में, काली मृदा आपको जो है कहां मिलेगी, तो आपको जो है ये दक्कन वाला जो एरिया है, ये हमारा पूरा जो है ना, ये जो हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र वाला जो एरिया है, यहां पर आपको जो है देखने को मिलेगी। इसको रेगन मृदा भी बोलते हैं, और कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है ना। ये कैसे बनी है भाई, तो ये आग्नेय चट्टानों से टूट टूट कर बनी है, इसलिए इसका रंग जो है काला है ना, ये लावा से मिलकर बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल और पीली मृदा के बारे में बात करें तो ये कहां मिलेगी आपको, लाल और पीली मृदा के बारे में बात करें तो आपको ये प्रॉपर ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पर, है ना, जैसा उत्तर पूर्वी भारत की बात करें हम थोड़ा सा, है ना, जाओगे आप हमारे मध्य भारत की बात करें, अगर थोड़ा दक्षिण भारत की हम बात करें तो यहां पर ये मिलेगी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे आपको क्षेत्र में जो मिलेगी, है ना। यहां पर आप देखोगे लैटेराइट मृदा जो होती है, बेटा लैटेराइट मृदा की बात हो रही है, लैटेराइट मृदा की बात हो रही है, लैटेराइट मृदा है ना। अब लैटेराइट मृदा का मतलब क्या होता है, लैटेराइट का मतलब होता है ईंट जैसा। अब होता क्या है, जहां पर ज्यादा बारिश होती है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है कि मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर जो है ना घुल जाती है ना। आपको इस मिट्टी में क्या होगा, मिट्टी में आप देखोगे लैटेराइट मृदा में ह्यूमस बहुत मिलता है ना। ह्यूमस क्या होता है भाई, जो ह्यूमस बेसिकली आप देखोगे ना, जो पत्ते होते हैं, पेड़ होते हैं, वे सड़ जाते हैं, खाद की तरह काम करते हैं। अब क्योंकि बारिश हो गई तो ये ऊपर का ह्यूमस जो है वो बह जाएगा, तो इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है, और जो कि मिट्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो कहने का मतलब ये ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, इसमें खाद वाद का इस्तेमाल करके इसको ज्यादा उपजाऊ बनाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी की बात करूं, लाल और पीली मृदा नहीं है, ठीक है ना। मरुस्थलीय मृदा की हम बात करें तो आप देखोगे जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है, इनमें जो है मृदा देखने को मिलती है, जहां पर तापमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है, और जहां पर बारिश बहुत कम होती है, तो मिट्टी जो है टूटने लगती है। और आप देखोगे उसमें जो सॉल्ट होता है, मतलब खारा, मतलब जो आप बोल सकते हो नमक का जो कंटेंट जो होता है ना, नमक बहुत ज्यादा होता है ऐसी मिट्टी में। तो आप देखोगे जो मिट्टी जो होती है वो फूटने लगती है, क्योंकि इसको नमी मिलती नहीं है। तो आप देखोगे मिट्टी जो होती है वो रेतीली बन जाती है, इसको हम बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। कहां मिलती है सर, राजस्थान में जाओगे आप और गुजरात में जाओगे, वहां पर आपको जो है देखने को मिलेगी। फिर आती है हमारी वन मृदा। वन मृदा कहां पर मिलती है, वन मृदा आप देखोगे कि आपको पहाड़ी इलाकों में मिलती है। ये भी दो तरीके की होती है, एक तो जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जो मृदा मिलेगी आपको वो ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बेटा ऊपर ढलान होती है, और ढलान से जितने भी बारिश हुई, ढलान हुई, बारिश, हवा वगैरह आई, तो जितने भी ऊपर की जो परत है वो सीधी नीचे आ जाती है ना। तो जो नीचे वाला, जो हमारा जो घाटी वाला जो इलाका होता है, ये तो उपजाऊ होता है, लेकिन जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जो है उपजाऊपन इतना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, बर्फ गिरती है ना, आंधी आती है, बारिश होती है, तो पूरा जो मिट्टी जो है नीचे, मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी जो होती है ऊपर की, वो नीचे आ जाती है, मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो नीचे आ जाती है। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा। मृदा अपरदन की हम बात करें तो भैया मृदा अपरदन क्या है भाई, तब जब मिट्टी में कटाव आने लगता है उसको हम मृदा अपरदन बोलते हैं। कटाव आने की प्रक्रिया को ही हम वो क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। अच्छा, क्यों होता है ये, तो ज्यादा पेड़ काटोगे तो क्या होगा, मिट्टी जो है जब ज्यादा पेड़ काटोगे तो जड़ें कमजोर होंगी, जड़ें कमजोर होंगी तो मिट्टी बहने लगेगी, है ना। सघन कृषि की अगर हम बात करें, ज्यादा कृषि होती है तो पानी जो होता है वो ऊपर वाली परत को, जो कि सबसे उपजाऊ परत होती है, जहां पर ह्यूमस होता है, उसको उड़ा ले जाता है। अति पशुचारणी की अगर हम बात करें तो अति पशुचारणी क्या है भाई, है ना, ज्यादा तुम चराओगे तो, मैंने बता दिया आपको, ज्यादा चराओगे तो मिट्टी जो है ढीली हो जाती है ना। और अन्य जो मानव प्रक्रिया जैसे खनन हो गया, उत्खनन हो गया, ये सब हो गए, ठीक है ना। अच्छा, मृदा संरक्षण के तरीके क्या है, तो भैया वही है जो मैंने प्रॉब्लम बताई, आपको सोल्यूशन भी है, पेड़ लगाओ बहुत, है ना। ढाल वाली जगहों पर समुचित जुताई। अरे समुचित जुताई क्या होता है, मान चलो पहाड़ है, इसकी ढलान के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आप क्या करोगे, आप क्या करने लगोगे, आप खेती करोगे, है ना। इससे क्या होता है, इससे होता है कि जैसे हवा आएगी तो हवा जो है इस मिट्टी को बिल्कुल बांध के रखेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप जो ढलान है बिल्कुल उसके
उल्टे साइड जो है क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो। जैसे मान के चलो ये पूरी जो पूरा पहाड़ है, तो आप क्या करोगे, ये ऐसे ऐसे जो है खेती करोगे इसके पूरे साइड, है ना, इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। इससे होगा कैसे होगा, ये पानी आएगा तो पानी से ये मिट्टी कटेगी नहीं, हवा आएगी तो हवा भी मिट्टी को नहीं उड़ा के ले जाएगी। दूसरा होता है हमारा टेरेस फार्मिंग, है ना, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप पहाड़ है तो आप क्या करते हो, है ना, आप जो है आप देखोगे ये आप जो है इसमें टेरेस बना दे। तो टेरेस बनाने से क्या होता है, मिट्टी जो है जब पानी आएगा, पानी जब आएगा आप देखोगे, पानी जब आएगा तो मिट्टी जो है बहेगी नहीं, है ना, मिट्टी बहेगी नहीं, पानी रोक के रखेगा। मान सोच के देखो, अगर ऐसे तुम खेती कर रहे होते, ढलान बहुत ज्यादा होती, पानी आता, बारिश आती, हवा आती, तो इससे पूरी मिट्टी बह जाती और इससे क्या होता, मृदा अपरदन हो जाता। क्लियर हो। पट्टी कृषि क्या होती है, पट्टी कृषि में सिंपल सा होता है, देखो पट्टी कृषि में क्या होती है, बीच बीच में, है ना, खेत के बीच बीच में क्या होता है। अब होता क्या था पट्टी कृषि में, आप जैसे मान चलो पूरा खुला खेत है ना, अब यहां से हवा आई, ठीक है, हवा आके ले जाएगी, ठीक है, मान चलो बारिश आई तो पूरी मिट्टी को बहा के ले जाएगी। इससे किसान बहुत परेशान थे। अब हुआ क्या, इन्होंने बीच में एक पट्टी बना दी, घास की पट्टी, है ना, बीच में पत्थर वगैरह रख दिया। तो होता क्या, ये पट्टी जो होती है एक तरीके का बॉडीगार्ड की तरह काम करती है। तो भैया ये क्या करते हैं, मिट्टी को रोक के रखती हैं। इसको हम बोलते हैं पट्टी काटना, पट्टी कृषि बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये सारी, ये देखो, ये हमारी क्या टेरेस फार्मिंग है। तो आप देखोगे ना, ये देखो अलग अलग जगह पे क्या बना दिया है, टेरेस बना दिया, छत बना दी है। क्लियर हुआ। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है खत्म हुआ। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप ये पूरा चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।